तो बच्चों ये आता है हमारे पास 5 नंबर कॉम्प्लेक्स आता है एटीपी कॉम्प्लेक्स को हम अलग से पढ़ते हैं कि अभी डायग्राम दिया हुआ है इसका एनसीईआरटी के अंदर। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर। क्यों? तो यही कॉम्प्लेक्स एटीपी का निर्माण करता है। बाकी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्या देते हैं, मूवमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये आपका एटीपी का निर्माण करता है। इस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यह ईटीएस का अंतिम कॉम्प्लेक्स होता है। 5 नंबर का होता है तो लास्ट हो गया। दूसरा जहाँ ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन क्रिया होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीफॉस्फोरीकरण की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ O2 काम आता है, O2 का अपचयन होता है और O2 अपचयन क्या करता है, H2 का निर्माण करता है। तो O2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और H2 का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप लोगों ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे क्या पढ़ा था, प्रकाश फास्फोरीकरण। ये कौन सा है, ऑक्सीफॉस्फोरीकरण। वो किस में था, क्लोरोप्लास्ट में। ये किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। वो प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये शोषण के लिए है। वहाँ पर भी हमने कई पढ़ी थी, क्वांटोसोम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, क्वांटोसोम। तो क्या थी, थैलेकोइड के नीचे कण पाए जाते थे और वो क्वांटोसोम क्या फोटोन ग्रहण करके ऊर्जा इलेक्ट्रॉन रिलीज करते थे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर जो F1 पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, F1 पार्टिकल। अब कहाँ होते हैं ये बताइए, कहाँ होते हैं, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। क्या होती है, उंगलीनुमा प्रवृत्त होते हैं। उंगलीनुमा प्रवृत्त क्या कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे फिंगरनुमा अपेंडिक्स जो होते हैं, किस्टी के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एटीपीज जो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो कहाँ होता है, किस्टी पर पाया जाता है। किस्टी पर पाए जाने वाले जो कण होते हैं, ये कण जो होते हैं इन्हें बोलते हैं F1 पार्टिकल। और इन F1 पार्टिकल के को दूसरा नाम देते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। तो इन F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम कहा जाता है और ये ऑक्सीसोम जो होते हैं श्वसन की इकाई कहलाते हैं। तो प्रकाश श्वसन की इकाई क्या होती है, क्वांटोसोम। श्वसन की इकाई क्या होती है, ऑक्सीसोम। क्लियर है। अब हम बात करें, ये जो F1 पार्टिकल होते हैं, जो हम बात करें ऑक्सीसोम होते हैं, इनके दो भाग होते हैं, हेड और टेल। टेल तो आधार होता है, बेस होता है। हेड और बेस होता है शीर्ष और आधार, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो जो आधारी भाग होता है वो होता है F0, जो मेम्ब्रेन दशा होता है और टनल का काम करता है, सुसाध्य का काम करता है। जबकि दूसरा जो होता है F1 पार्ट का गोलाकार भाग होता है, बाहर होता है। ठीक है, जैसे क्या समझाओगे, लॉलीपॉप अपन देखा है, लॉलीपॉप को मैं ऐसे पकड़ लूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये जो बाहर निकल रहा है भाग, ये तो क्या हो गया, F1 हो गया। और जो इसमें दशा हुआ है, मेम्ब्रेन दशा हुई, मेम्ब्रेन हाथ में मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या है, मेम्ब्रेन हो गई, दशा हुआ हो गया, ये क्या हो गया, F1। तो जो मेम्ब्रेन के अंदर है दशा हुआ वो तो F0 हो गया, और जो बाहर निकला हुआ है गोलाकार भाग है वो क्या होता है, F1। तो F1 जो होता है मैट्रिक्स में होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स में। देखो ये रहा, ये जगह मैंने बनाया है यहाँ पे, इसमें ये तो ये क्या होता है, ये है मैट्रिक्स, और ये क्या है आपका मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और ये बाहर क्या होता है, PMS होता है। तो PMS ये आपका F1 पार्टिकल, F1 F0 एटीपी होता है, ये इनर मेम्ब्रेन और ये मैट्रिक्स हो गया। तो ये क्या होता है, बाहर के होता है। F0 भाग होता है ये अंदर वाला, F1 भाग होता है बाहर वाला। और इसके ऊपर यहाँ एंजाइम होता है एटीपीज। कौन सा होता है, एटीपीज, जो क्या करता है, ADP प्लस PI को जोड़कर ATP का निर्माण कर देता है। क्लियर है, क्लास में आई। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है बच्चों, देखो यह जहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्रिया होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित किस्टी पर उपस्थित F1 कण में होती है। इसमें होती है F1 कण में होती है। F1 कण को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, यह श्वसन की इकाई है। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम के दो भाग होते हैं, F0 F1, कुछ लोग F0 भी कहते हैं इसको। F0 आद्य झिल्ली में दशा हुआ भाग, देखो ये रहा, ये झिल्ली आद्य, इसमें दशा हुआ भाग है। और ट्रांसपोर्टेशन कार्य करता है। F1 ये मैट्रिक्स में होता है और ये शीर्ष भाग होता है। कौन सा भाग होता है, शीर्ष भाग। ठीक है, इसके शीर्ष पर एटीपेज एंजाइम होता है जो ADP और PI से ATP का निर्माण करता है। क्लियर है, ATP प्लस PI से लेकर ATP का निर्माण करता है। तो ये हमारे पास एक पूर्ण क्रियाविधि हो गई किसकी, ETS की। क्लियर है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके NCERT में लिखा हुआ वैसे लिखा हुआ है, मैंने समझाया, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाया आपको। सपोज आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा, आशा है मुझे समझ में आ गया होगा।
आप इसको लिख लीजिए कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है ETS क्या होता है समझाइए, तो हमें ETS के बारे में जो पहले लिखा था वो भी और ये लिखा है ये भी, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन अगर आता है लिखना होता है हमें, तो ये भी लिखना होता है। ये ETS की पूरी क्रियाविधि है। अब हम इसके बाद में इसका एक फ्लो चार्ट का निर्माण करेंगे, तो लिख लीजिए। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं आपके ETS की। ये जो डायग्राम है जो हमने अभी तक जो स्टडी की थी थ्योरी पार्ट के अंदर पूरा, उसका ये डायग्राम है। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये डायग्राम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। इस माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, PMS, माइटोकॉन्ड्रिया DNA, F1 पार्टिकल्स, क्रिस्टी, दीज आर पार्ट्स। यहाँ पर जो होता है ये मैट्रिक्स है पूरा, इसके अंदर ये क्या है? मैट्रिक्स है। इसके अंदर केसी होता है, केप साइकिल होता है, और इस सरफेस पर, स्टीप सरफेस जो होती है, इस पर क्या होता है आपका? ये ETS होता है। तो ETS का जो समझाने का वे है यहाँ पर इसको डायग्राम बनाने का, वो है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? इस इनर मेम्ब्रेन वाले पार्ट पे हिस्से को हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें ये जो हिस्सा है, ये ETS का जो हिस्सा हो रहा है यहाँ पर, ये हम बात करें इस हिस्से की। एक मैंने इमेज लिया है, यहाँ पे देखो ये रहा, ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये है आपका मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन, मतलब ये बीच वाली मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन की दो सरफेस है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। जैसे ये मेरा हाथ है, इसका आउटर सरफेस और इनर सरफेस दो पार्ट है, वैसे ही इसके भी दो पार्ट है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। यहाँ पर जो ETS होता है सिस्टम, वो ये है कि सबसे पहले जो NADH2 होगा, डेट इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड, साइटोक्रोम जो है B से C1 वाला कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो आता है आपका नीचे वाला कॉम्प्लेक्स 4, ये आएगा 4, और ये जो है ATP वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5। हो गए पांचों कॉम्प्लेक्स। तो पहले कॉम्प्लेक्स क्या था कि FMN NADH2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। तो FNADH2 जो होता है ब्रेकडाउन होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि NADH कैसे छूटेगा? NAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे ब्रेक होगा? हमारे पास NAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होगा? FMN FNH2 हो जाएगा, हो गया ये। और ये ऐसे लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और रीच करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहाँ होंगे? आगे पास हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये आगे पास हो जाएंगे, किसको? FES को जाएंगे, ठीक है। फिर ये FMN अगेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा? 2 जो प्रोटॉन थे वो कहाँ जाएंगे? PMS में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। फिर इस प्रोटीन से कहा जाएगा ये CO कोबाल्ट क्विनोन या UQ, एक ही बात है। मैंने कहा था आपको UQ बोल दीजिए या कोबाल्ट क्विनोन बोल दीजिए। UQ बनेगा, UQ में जाएगा, FADH2 ब्रेक होगा, FAD के अंदर वापस से 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे। यहाँ पे कोबाल्ट क्विनोन जो होगा वो रिलीज करेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे जो आए रिलीज होगा, इधर चले गए इलेक्ट्रॉन आए केवल, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितने हो गए? UQ पे के पास कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? UQ से UQH मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम बात करें सिंपली, यहाँ समझ देता हूँ मैं आपको। UQ जो होगा वो लेगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन लेकर क्या बना देगा? UQH2 बना देगा। UQ किस में UQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब ये वापस से रिलीज होगा, ब्रेक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है। और प्रोटॉन क्या जाएंगे? बाहर जाएंगे। तो UV क्विनोन जो था, UV क्विनोन में UQH2 कन्वर्ट हो गया, उससे प्रोटॉन तो वहाँ आ गए हमारे पास PMS में आ गए, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किस पर जाएंगे? साइटोक्रोम B पर जाएंगे। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम C1 पे जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा तो इसके लिए भी फिर प्रोटॉन चाहिए होंगे, तो ये कहाँ से लेंगे? मैट्रिक्स से प्रोटॉन कहाँ मिलेगा? ये प्रोटॉन बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन होगा। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम C1 से C पे जाएंगे। C जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस में होता है। बताया था आपको, साइटोक्रोम C जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस में होता है। ये सब इनर सरफेस पे है, ये आउटर सरफेस पे होता है। और ये
इसका C1 और A के बीच का इंटरमीडिएट होता है। कॉम्प्लेक्स हर कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में मध्यवर्ती होता है, मोबाइल होता है, मूवमेंट करता है। तो ये यहाँ पर देखो ये C, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको पास कर दिए। किसको पास कर दिए? साइटोक्रोम A को पास कर दिए। साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन पास किए गए साइटोक्रोम A3 पर। ठीक है, ये लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पर हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन A3 पे जाता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उन इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? O2 केंद्र लेता है। कौन लेता है? O2 केंद्र लेता है। और यहाँ पर जो ये 5 वाइट रंग का शो किया है मैंने एटीपेज कॉम्प्लेक्स, 5वां कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटॉन को लेकर यहाँ पर ATP से ADP का निर्माण कर देता है, ADP से ATP का निर्माण कर देता है। तो कॉम्प्लेक्स 4 ये रहा साइटोक्रोम से A3, इसने क्या किया कॉम्प्लेक्स 5 में तो प्रोटॉन जो होंगे जब PMS में प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा PMF प्रोटॉन मोटिव फोर्स पैदा होगा। उस फोर्स से क्या होगा प्रोटॉन बाहर रिलीज होंगे, बाहर रिलीज होंगे क्या होंगे ये होगा। ये जो पूरा पार्ट है लंबी ट्यूबलाइट सिस्टम इसे बोलते हैं F0 और ये जो सर्किल भाग है इसे बोलते हैं F1। तो F1 अंदर होता है मेम्ब्रेन में, इससे प्रोटॉन आते हैं बाहर और बाहर आकर जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ पर क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी करती है ADP को IP जोड़कर ATP का निर्माण कर देती है। क्लियर है? और यहाँ पर जो प्रोटॉन रिलीज हुए ये प्रोटॉन इस O2 के साथ जुड़कर क्या करेंगे H2 का निर्माण कर देंगे। तो कैसे हुआ 2 प्रोटॉन आए मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन आए और O2 मिलकर क्या बन गया हमारे पास H2 का निर्माण रहता है। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे हो रहा है उसको समझाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट समझा रखा है पूरा। तो ये आपका ETS है। क्या है ये? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर? आपकी जो NCERT बुक में रखा है आप उसे पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, परंतु ये सबसे सिंपलीफाइड तरीका है समझाने का। तो मैंने समझाया आपको कि मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो एक ऐसे हो रहा है एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे, एक कॉम्प्लेक्स दूसरे कैरियर पे। ठीक है, तो आप इसको बना लेना। अब आते हैं लास्ट में, ये आपका है लास्ट वन एटीपेज। कौन सा है? एटीपेज कॉम्प्लेक्स है। एटीपीज सिंथेटेज। ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। इसकी हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स 5 की तो देखो इसमें ये F0 है जो दसा हुआ है मेम्ब्रेन में, ये F1 है जो बाहर निकला हुआ है वार, ये मैट्रिक्स साइड में है। ये जो प्रोटॉन आते हैं उनको लेता है, इसे मूव करता है तो प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। यहाँ पर ये 2H+ आ गए, ये जो 2H+ निकलेंगे ये क्या होंगे H2 फॉर्मेशन काम आ जाएंगे। और यहाँ पर जो ATP होगा ये ATP, ADP और PI मिलकर क्या बनाएंगे ATP बनाएंगे और इसके लिए एटीपेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो हमारे पास ये जो पांचों कॉम्प्लेक्स होता है इसमें 2 भाग होते हैं F0 F1, F0 या F1 कहते हैं इसको। और ये हमारे पास होता है एक बार में जब हम बात करते हैं ATP निर्माण के लिए 2 प्रोटॉन क्या करते हैं मूव करते हैं इनर PMS से मैट्रिक्स की ओर मूव करते हैं। तो इससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उससे क्या बनता है ATP का निर्माण होता है। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट ETS के बारे में है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास जो कॉमन पाथवे था उस कॉमन पाथवे का हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जिसमें 4 स्टेप थी। अब ये 4 स्टेप हमने डिटेल में पढ़ ली है सामान्य पथ की। ठीक है, अब इन सामान्य जो पथ की स्टेप थी इनको हम एक साथ, ये सामान्य शोषण जो होता है उसमें ऊर्जा कैसे बन रही है, ऊर्जा निर्माण कैसे हो रहा है, उसका एनर्जी बैलेंस क्या है उसकी हम बात करें तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास इससे पहले क्या था बच्चों ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनेगा हमारे पास क्या बना था पायरुविक एसिड। क्या बना था पायरुविक एसिड बना था। ठीक है, ये 6 कार्बन थे 1 मोल था।
ये 2 मोल 3 कार्बन, यही था ना, ये तो पढ़ चुके। तो इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने कहा था बच्चों ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दिया था? ग्लाइकोलाइसिस। या इसको हमने कहा था ईएमपी पाथवे। क्या नाम दिया था इसको? ईएमपी पाथवे, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में कितनी स्टेप थी? 10 चरण थे। कितने थे? 10 पद थे, चरण थे इसके, या 10 अभिक्रियाएँ थी, इसलिए सकते हो आप। कितनी अभिक्रियाएँ थी बच्चों? 10 अभिक्रियाएँ पढ़ी थी आप लोगों ने, ठीक है। ये प्रक्रिया हुई कहाँ थी? सेल साइटोप्लाज्म में। एक ही चीज़ याद रखते जाना जो पढ़ी है, ठीक है। ये प्रक्रिया हुई थी सेल साइटोप्लाज्म में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, क्लियर। अब इस प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा खर्च होती है 1, 3, 10 में ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी खर्च, पहली बात। 7, 1, 3 में ऊर्जा खर्च होती है, 7 और 10 में ऊर्जा एटीपी निर्माण होता है, ठीक है। 1, 3, 10 होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। 5वीं में नो एंजाइम, कोई एंजाइम भाग नहीं लेता। 6ठी अभिक्रिया में हमें पास था, 6ठे नंबर की अभिक्रिया थी इसमें क्या था? 2NADH2 का निर्माण होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस था, क्लियर, हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा के लिए कि 2NADH2 का निर्माण हुआ था, और इनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक NADH2। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत बनते हैं, क्लियर है। पूरा ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब हमने बात की सेकंड नंबर पे बच्चों, तो सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग किस पे? लिंक रिएक्शन पे आते हैं। किस पे आते हैं? लिंक रिएक्शन पे आते हैं। आओ, पायोक एसिड जो था इससे क्या बना था बताइए? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया था। क्या था इसको? एसिटाइल कोएंजाइम बना था। कितने मोल बने थे बताइए जरा? 2 मोल बने थे, 2 कार्बन, 2 ही मोल बने थे, परंतु 2 कार्बन थे। इसमें क्या क्या हुआ था बताइए यहाँ पर? इसे हमने कहा, नाम क्या दिया था हमने? लिंक रिएक्शन। क्या नाम दिया? ये होती कहाँ है? PMS में होती है। पहले इसकी बात कर लेते हैं एक बाय वन। इसे हम बोलते क्या है? इसका नाम होता है लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, क्लियर। इसमें क्या था बच्चों बताओ? इसमें क्या हुआ था? सोचो। इसमें हुआ था हमारे पास 2 NADH2 का निर्माण हुआ था, क्योंकि 2 मोल थे हमारे पास। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कि 2 NADH2 का निर्माण हुआ था, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि हमारे पास 2 CO2 अणु मुक्त हुए थे। तीसरी बात क्या थी? 2 ही O2 के अणु हमें चाहिए थे, क्लियर है। चौथी बात क्या हुई थी यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम काम आया था, और वो एंजाइम कौन सा था याद करो? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम आया था। और साथ में क्या काम आया था बताओ? ये 5 घटक काम आए थे, याद आया कुछ? 5 घटक के नाम बताओ कौन कौन से हैं, बताइए फटाफट। LATPP, NAD,
को एंजाइम ए और Mg2 प्लस आयन, क्या चाहिए थे Mg2 + आयन। तो पहला अभिक्रिया हो गई हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड अभिक्रिया हो गई हमारे पास लिंक रिएक्शन। इसमें हमारे पास 2 NADH2 बने थे, इसके अंदर 2 NADH2 बने। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं। ये मैंने लिखा है पहला, सॉरी ये मैंने लिखा यहाँ पर, ये हो गया आपका NADH2। इस अभिक्रिया में कितने बन रहे हैं, इसके अंदर ही बन रहे हैं हमारे पास 2 NADH2 बन रहे हैं। क्लियर है। अब आते हैं इसके बाद क्रेब साइकिल पे। तो अगला चलते हैं हम लोग बच्चों, अगले पे आते हैं हम लोग, किस पे, क्रेब साइकिल पे। ये आ गए हम लोग यहाँ, और यहाँ आ गए बच्चों हम लोग क्रेब साइकिल पे आ गए। क्या हो गए, क्रेब साइकिल पे आ गए। यहाँ हमने लिख दिया इसको KC, लेंगे हम लोग KC। ये क्रेब साइकिल बनाएगा आपके सामने, बनाएगा। तो इस क्रेब साइकिल में क्या क्या हुआ था बताइए। यहाँ से KC बना था, क्या बनेगा, बनेगा आप KC लिख सकते हो या OA लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वापस से OA बन जाता है, क्योंकि KC होती है। अब हम बात करते हैं ये क्रिया कहाँ हुई थी। सबसे पहले इससे तो बोलते हैं हम लोग रिएक्शन, ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ हुई थी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुई थी। क्लियर। एक चीज़ क्या बोलते हैं इसको, इसको हमने कहा क्रेब साइकिल कहा, या इसको हमने बोल दिया TCA साइकिल कह दिया, बात एक ही है। ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होगा वो हम नीचे लिखेंगे बाद में, अभी पहले ऊपर बात करते हैं। इस अभिक्रिया में हमारे पास सर्को एंजाइम के 2 मोल थे। KC कितने होंगे, 2 KC होंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 2 KC होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो राइटली 2 KC। ठीक है। उत्पाद क्या बनेगा, और बोलोगे तो OA बनेगा। क्या बनेगा, OA बनेगा। ठीक है। और वापस चालू हो जाएगा साइकिल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप करो वही 10 रिएक्शन कितनी है, 10 अभिक्रियाएँ हैं, 10 अभिक्रियाएँ हैं। ठीक है। इस अभिक्रिया की हम बात करें, सॉरी, तो 4, 6 और 10 क्या होता है, NADH2 का निर्माण। ठीक है। 5 व 6 क्या होता है, CO2 की मुक्ति होती है। ठीक है। 6 नंबर के विक्रिया में क्या होता है बताइए, 6 नंबर के विक्रिया में, नहीं सॉरी 7 नंबर के विक्रिया में 6 भी तो मिलता है NADH2। 7 नंबर के विक्रिया में क्या होता है, ZTP का निर्माण होता है। फिर आते हैं हम लोग आगे 8 नंबर की विक्रिया। इसमें क्या होता है, FADH2 का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, FADH2 का निर्माण होता है। क्लियर है। आगे बस में ये हो गया 2 KC हो गया। अब इसके बाद जो आता है बच्चों, वो आता है 4th नंबर स्टाइल, से बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहाँ होता है बताइए, ये कहाँ होगा, ये होगा इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन में। क्लियर। एक चीज़ इसमें अगर हम बात करें ETS साइकिल की बात करें, हमारे 2 ETS हो रहे हैं, तो कितने बनेंगे, 6 NADH2 बनेंगे, 1 से 3 बनते हैं, 2 FADH2 बनेंगे। क्लियर। और 2 ही क्या बनेगी हमारे पास, GT बनेगी। तो यहाँ पर हम बात करें, पहले हम यही बात करें, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, 4 ATP बनी थे का निर्माण हुआ था।
2 ATP खर्च हो गई थी, ठीक है। यहाँ ATP कोई बनी नहीं, यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 GTP का निर्माण होगा। जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो किस लेवल पे, ETS लेवल पे है, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो किस पर है, सबस्ट्रेट लेवल पे। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, ये जो मैंने लिखा है अंदर ये क्या है, ETS लेवल पर, और ये जो बाहर लिखा है ये क्या है मैंने, सबस्ट्रेट लेवल पर। क्लियर है। तो हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पर ETS में क्या होता है बच्चों। ये हो गई इक्वेशन, पहला स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। क्लियर। चौथा ETS। तो हमारे पास बनने वाले NADH2, कितने NADH2 बने हमारे पास, 3 तरह के। देखो, एक तो ये रहा एक, दूसरा का बना था हमारे पास ये बना 2, और तीसरे का बने हमारे पास ये बना 3, और चौथा का बना FADH2, ये रहा 4 बन गए। तो क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे 4 एरो है बच्चों। देखो, एक एरो फर्स्ट, सेकंड एरो, थर्ड एरो और फोर्थ एरो। यहाँ जो पहला एरो है इसमें हम बात करते हैं FADH2 की बात करते हैं। ये 3 जो एरो है ये NADH2 की बात करते हैं। ये क्या लेके आते हैं, NADH2। तो अब एक क्वेश्चन बनता है मेडिकल का, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ETS में कितने NADH2 कितने FADH2 प्रवेश करते हैं। एक ETS में कितने NADH2 कितने FADH2 प्रवेश करते हैं। तो आपके सामने गणित है, यहाँ पर जोड़ लीजिए। FADH2 कितने हैं हमारे पास संख्या में, काउंट कीजिए, 2 ही तो है। NADH2 कितने हो गए, 2 तो वहाँ के हो गए, 2 ये हो गए 4, और 6 कितने हो गए, यहाँ 10। ऐसे चुन लीजिए, 2 2 4 6 10, तो कितने हो गए, NADH2 कितने हो गए संख्या में, 10। तो ETS के अंदर बच्चों 2 FADH2 और 10 NADH2 प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, अब बताइए। हमारे पास जो 10 NADH2 थे बच्चों, ये बनाएंगे कितनी, 10 गुणा में 3 बराबर 30 ATP। तो क्वेश्चन हो गया आपका, ETS लेवल पे NADH2 से कितनी ATP बनती है, 30 ATP एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में 30 ATP बनती है, किससे, एक ग्लूकोज अणु के। दूसरा FADH2 कितने थे हमारे पास, 2 थे बच्चों, 2 FADH2 थे। तो आप इसको मिलाई कर लीजिए, 2 गुणा में 2 बराबर 4। ये हो गया हमारे पास 4 ATP। कितने ATP, 4 ATP हो गए। टोटल लगाइए, कितने हो गए टोटल हमारे पास करते हैं, तो आंसर आता है 34 ATP। क्लियर। कितने हो गए, 34 ATP। अब कितने हुए टोटल, 4 + 4 8, हम क्या पढ़ते हैं 38 ATP। तो 38 कैसे हुए, आप सोचिए। आप यहाँ पे कितने थे हमारे पास, 4 ATP थे, 4 2 खर्च हो गए, तो लाभ कितना हुआ, 2 ATP। ठीक है। यहाँ क्या बने थे हमारे पास, 2 GTP। तो अब हमने क्या कर दिया कि 34 जो ATP है इसमें प्लस कर दो 2 ATP + 2 GTP। 2 ATP किससे आएंगे, इसको हम लिख देते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, और 2 GTP किससे आएंगे, क्रेब्स साइकिल से। आप टोटल कर लीजिए बच्चों, इसका कितना हुआ टोटल, 34 + 36 + 38, और टोटल हो जाएगा आपका 38 ATP। क्लियर। कितना हुआ, 38 ATP। तो क्वेश्चन आता है मेडिकल में आपका बच्चों कि एक जो हमारे पास ग्लूकोज अणु का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है उससे कितनी ATP प्राप्त होती है। समय हम बात करते हैं 38 ATP। कुल कितनी बनती है, 40 ATP।
ग्लाइकोल एसिड 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं पहली और तीसरी स्टेप में, बाकी बचे कितने 38 एटीपी। 38 में से सबसे लेवल पे कितने हैं ओनली 4 एटीपी। ईटीएस लेवल पे कितने 34 एटीपी। तो ये 34 जो लिखा है आपने क्या बोलेंगे इनको हम ईटीएस लेवल पर। कहाँ है ये ईटीएस लेवल पर जो बैंक के अंदर बनती है। और जो ये 4 हमारे पास है ये क्या है सबस्ट्रेट लेवल पर। क्लियर है समझ में आ गया। तो हमारे पास जो 38 एटीपी है उसमें से 34 एटीपी ईटीएस से मिलती है और 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल से मिलती है। ठीक है क्लियर बात समझ आ गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि श्वसन में ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कुल कितनी सबस्ट्रेट एटीपी बनती है तो आंसर आएगा 6। क्यों आएगा ये 4 तो बची हुई ना तो खर्च भी तो हो गई तो कितनी आएगी 6 एटीपी। 6 एटीपी 2 खर्च हो गई तो बची कितनी 4। तो निर्माण पूछा जाता है तो आएगा 6 एटीपी। लाभ पूछा जाता है तो 4 एटीपी। कुल पूछा जाए तो 38 एटीपी। क्लियर है ये बात समझ आई। ये एक अभी तक जो हमने पढ़ा कॉमन पाथवे उसका पूरा समराइज फॉर्म है। इसको आप लिख लीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैडिकल क्वेश्चन आएंगे इससे आपके किस किस टाइप क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा भी आपको। पहले इसको लिख लीजिए। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी का निर्माण होता है। आंसर क्या आएगा 38 एटीपी। क्वेश्चन समझ आ गया एक क्वेश्चन। दूसरा यदि एक पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो बताइए कितने एटीपी बनेंगे। वापस सुनना एक ग्लूकोज अणु मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ सुन लेना बड़े बड़े क्वेश्चन है। एक ग्लूकोज अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो बनते हैं 38 एटीपी। ठीक है 36 से बनते हैं। 36 कैसे बनते हैं बताऊंगा बाद में फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉमन की। दूसरा क्वेश्चन आता है मैंने कहा एक पायरुविक अम्ल अगर ऑक्सीकरण होता है एक पायरुविक अम्ल एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो बताइए कितने एटीपी बनेंगे। बताइए यदि हमारे पास एक ही पायरुविक अम्ल है तो कितने एटीपी बनेंगे। 2 में क्या नहीं तो कितने माइनस कर दोगे आप इसमें से 12 माइनस कर दोगे। क्यों अगर एक पायरुविक एसिड होगा एक से कोई एंजाइम बनेगा तो हमारे पास एक ही लिंक रिएक्शन होगी और एक क्रेब साइकिल होगा। तो एक लिंक क्रेब साइकिल और एक इसकी बात करें क्या होगा 15। कितने गए 15 एटीपी। तो क्या करोगे आप लोग 38 एटीपी माइनस 15 एटीपी आ जाएगा आंसर निकाल लोगे। क्यों क्योंकि यहाँ पर जो पायरुविक अम्ल है 2 मोल थे उसमें 1 मोल हुआ ये तो हुआ स्टेप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 3 एटीपी यहाँ बने 12 एटीपी यहाँ बने 12 और 3 कितने हो गए 15। टोटल कितने थे 38 माइनस 15 वो आंसर आ जाएगा आपका। निकालना इसको। एक क्वेश्चन नंबर 3 एक पायरुविक अम्ल एसिड जो है हमारे पास है एक पायरुविक एसिड जो बना अगर वो केवल एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब साइकिल पूर्ण होता है एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब साइकिल पूर्ण होता है तो कितने एटीपी बनते हैं। एक पायरुविक एसिड से केवल एक ही क्रेब साइकिल होता है तो आंसर होता है A1 पायरुविक एसिड 1 Kc की हम बात करें तो आंसर आता है 15 एटीपी। क्यों आया वापस कर लीजिए। ये पायरुविक अम्ल है 3 एटीपी यहाँ बनेंगी 12 यहाँ बनेगी। कितनी बनेगी 3 +
तो लिंक रिएक्शन में बनेगी 3, 12 बनेगी गैसी के अंदर, तो कितनी हो गई 15 एटीपी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एक पाइप कम्प्लेक्स से एक के साइकिल में कितनी एटीपी बनती है, तो कितने बनेंगी 15 एटीपी बनेगी। क्लियर है, बात समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है सुनना, कि मेरे पास एक पाइप अम्ल से, वापिस हम बात करते हैं, एक पाइप एसिड से एक क्रेब साइकिल पूर्ण होता है, तो हाउ मेनी NaDH2 आर फॉर्म। तो मैं पूछता हूँ NaDH2 एंड FADH2 क्वेश्चन मार्क, बताइए आंसर क्या होगा। सब कुछ आपके सामने है, यहाँ देख लीजिए। एक अणु लिया है, एक तो ये बनेगा, 3 बनेंगे, एक में 3 बनेंगे, कितने हो गए 4, तो कितने जाएंगे, आंसर क्या जाएगा 4 NaDH2 और एक FADH2। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन है और मैं पूछूं आपसे सेम क्वेश्चन पे 1 kc होता है हमारे पास, तो बताइए ETS लेवल पे एनर्जी कितनी बनेगी, ETS लेवल पर एनर्जी कितनी बनेगी। ETS लेवल पे ATP कितने बनेंगे, ETS लेवल पर ATP मान लीजिए आप, छोटे ATP बताइए कितने बनेंगे। तो अब क्या आंसर होगा बच्चों, यही क्वेश्चन है 1 पाइप एसिड 1 kc पर क्वेश्चन ने पूछ लिया घुमा थोड़ा सा। अब डायरेक्ट पूछा 15 ATP होगा तो दिया आपने 15 ATP बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पूछ लिया ETS लेवल पे कितने बनते हैं। तो आप सोचिए 1 पाइप एसिड है 1 kc है, ETS लेवल बात करें तो ATS में कितने चलेंगे, यही तो कहाँ आएंगे, तो ये कितने आएंगे बताइए 14 ATP बनेंगे। कितने बनेंगे 14। कैसे बनेंगे 14 ATP, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे करोगे 4 × 3 = 12, 2 × 1 1 × 2 कर लीजिए, 1 × 2 = 14। क्लियर है। तो मेडिकल में आपके इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। लिंक रिएक्शन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, अगर पूछूं आपसे एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में लिंक ऊर्जा में कितने अणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, 6 ATP करते हैं या 2 NaDH2 करते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। क्लियर है, ये है क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको आने चाहिए। वो किससे आएंगे, इस फ्लो चार्ट से। जब आप फ्लो चार्ट पढ़ लोगे तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके जवाब आप दे सकते हो। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इनको आंसर दे देना आप लोग। क्लियर है, यहाँ पर अपना कॉमन पाथवे पूर्ण होता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई, आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम को बना लेना ढंग से। और ये क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जब भी आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए हुए हैं, उन सबको आप सोल्व करना, आपका ये कॉमन पाथवे पूर्ण हो जाता है। ठीक है।